लेविसिंग लाइफस्टाइल हमेशा से गवर्नमेंट के लिए अटेंशन सीकर रही हैं, चाहे फिर वो किसी सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन की हो या फिर किसी पॉलिटिशियन और क्रिमिनल की। हर कोई पैसे कमाने की रेस में लगा हुआ है। पैसे अर्न करने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं। कुछ पैसे कमाने के लीगल तरीकों पर बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग आसानी से पैसे कमाने के लिए इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज का सहारा लेते हैं। रिसेंटली जैकलिन फर्नांडिस का नाम ऐसी ही एक्टिविटीज में आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला बाजार जैसे वर्ड काफी सुर्खियों में हैं। तो आइए इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग बताए गए कुछ केसेस को एग्जांपल बनाकर समझते हैं कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला बाजार काम कैसे करती हैं और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग क्या रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले उसकी बात करते हैं जिसकी वजह से यह सब शुरू होता है, और वो है ब्लैक मनी। जिस पैसे पर आपने टैक्स नहीं दिया है उस पैसे को कहते हैं ब्लैक मनी। जनरली इंडिया में 2.5 लाख पर ईयर से ज्यादा कमाने वाले को टैक्स देना पड़ता है, और जो इससे कम अर्न करते हैं उन्हें टैक्स नहीं देना होता। आमतौर पर एक कमाने वाले इंडिविजुअल को दो तरह के ही टैक्स देने होते हैं, जिसमें एक तो है जीएसटी और दूसरा इनकम टैक्स। इस टैक्स के पैसे से ही गवर्नमेंट देश चलाती है। अगर कोई अपनी पूरी कमाई को बिना टैक्स दिए रख लेता है तो वो पैसा ब्लैक मनी कहा जाता है। इस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए लोग मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला बाजार जैसे तरीकों का सहारा लेते हैं। अब हवाला क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। पैसे का इर्रेगुलर मैनिपुलेशन या हेरफेर हवाला के जरिए ही होता है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग शब्द में हवाला ट्रांजैक्शंस भी शामिल है। इस टाइप के ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज करने वाली दोनों ओरिजिनल पार्टीज के बीच में एक थर्ड पार्टी भी शामिल होती है, जिसे मिडलमैन बोला जाता है। एक एग्जाम्पल से देखें तो अगर राम को दुबई इंडिया पंकज को पैसे भेजने हैं तो ये दुबई की हवाला कंपनी को अपने पैसे देगा, और ये हवाला वाले उसे एक पासवर्ड दे देंगे जो कि राम पंकज को बता देगा, जिससे वो इंडिया के हवाला कंपनी को एक पासवर्ड बताकर उनसे पूरा पैसा ले लेगा। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये हवाला कंपनी उस दिए हुए पैसे को ट्रांसफर नहीं करते हैं जो राम ने उन्हें दिया है, और दूसरी तरफ वाला एजेंट अपने पास से ही पंकज को इंडिया में पैसे दे देता है। इसीलिए हवाला को मनी ट्रांसफर विदाउट मनी मूवमेंट कहा जाता है। इससे गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं लगता कि कौन पैसे किसे ट्रांसफर कर रहा है, और ये हवाला ब्रोकर्स काफी कम फीस चार्ज करते हैं इस सब के लिए, जो कि करीबन 10 से 15% ही होती है। 1990 के डेकेड की शुरुआत में हवाला ट्रांजैक्शंस में काफी मोमेंटम देखने को मिला था। कई ब्यूरोक्रेट्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को अपने इलीगल मनी के स्टेटस को लीगल मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें शामिल किया गया था। अब इतना सब होने के बाद जब दुबई का एजेंट इंडिया के एजेंट को पैसा ट्रांसफर करने के लिए जो तरीका अपनाएगा उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी अमाउंट में इलीगल मनी को लीगल करने की प्रोसेस है। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ऐसा लगता है कि पैसा किसी लेजिटिमेट सोर्स से आया है, लेकिन रियलिटी में पैसे का ओरिजिनल सोर्स किसी टाइप की क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटीज से होता है। लॉन्डर्स इस प्रोसेस का यूज किसी भी इलीगली एक्वायर्ड फंड्स को छिपाने के लिए करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड असल में ओरिजिनेटेड है यूएसए के माफिया ग्रुप से। इन ग्रुप्स ने एक्सटॉर्शन मतलब जबरन वसूली और गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज से भारी अमाउंट में कमाई की और फिर इस पैसे को लीगल मनी के फॉर्म में दिखाया। अब सवाल उठता है कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। ये लोग हमेशा इलिसिट सोर्सेज मतलब इलीगल सोर्सेज से मिले हुए पैसे को इफेक्टिवली यूज करने का एक तरीका ढूंढते हैं। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के जरिए पैसे को क्लीन करने के तरीकों की तलाश करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। पुराने टाइम में अमेरिका जैसी कंट्रीज में मनी लॉन्डर रेंट पर कुछ लोग रखा करते थे, जिन्हें स्मर्फ के नाम से जाना जाता है। स्मर्फ उन्हें कहा जाता है जो इलीगल मनी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करा देते हैं। जब किसी इलीगल अमाउंट को टुकड़ों में बांटकर अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू अलग अलग समय पर डिपॉजिट कराया जाता है तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को डाउट तक नहीं होता है। ये स्मर्फ्स डेली कई बैंक्स में जाकर बहुत कम क्वांटिटी में कैश डिपॉजिट करते थे, और बैंक्स में काफी भीड़ होने की वजह से इनके डेली जाने पर भी किसी को इन पर शक नहीं होता था, और इसी चीज का एडवांटेज लेकर ये स्मर्फ डेली इस काम को कर सकते थे। उन दिनों अगर एक स्मर्फ 20 अकाउंट्स में टोटल $200 भी डाल देता था, जो कि एक दिन में करना इतना मुश्किल टास्क भी नहीं था, तो 10 स्मर्फ करीब $40,000 कैश हर दिन इन बैंक्स में डिपॉजिट कर देते थे, जो कि करीब $2 लाख पर वीक होता है, और $10.4 मिलियन अ ईयर, वो भी बिना किसी शक के। मनी लॉन्ड्रिंग के इस प्रोसेस को 3 स्टेप्स में अंजाम तक पहुंचाया जाता है, जिसमें पहला स्टेप है प्लेसमेंट। ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें डर्टी मनी देश की लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जाता है। दूसरा स्टेप होता है लेयरिंग। ये वो स्टेप है जहाँ फेक ट्रांजैक्शंस की एक सीरीज के थ्रू पैसे के सोर्सेज को छुपाया जाता है। और तीसरा स्टेप है इंटीग्रेशन। ये वो मेथड है जिससे ब्लैक मनी को वापस इकोनॉमी में इस तरह रखा जाता है कि इसे लेजिटिमेट तरीके से विदड्रॉ किया जा सके। अब फर्स्ट स्टेप को यूज करने से पहले लॉन्डर्स के कुछ अपने फंडामेंटल्स होते हैं, जिनकी मदद से ये पैसे की मैनेजमेंट और ब्लैक मनी के मार्केट के लिए तैयार करते हैं, जिसमें पहला है पैसे की सोर्स और ओनरशिप कंसील करना, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है उस सोर्स को छुपाना, जिसके लिए पैसे को एक्सचेंज किया जाता है उतने ही अलग कैश से, जिससे पैसे का सीरियल नंबर चेंज हो जाता है। सेकंड है मनी की फॉर्म को बदलना, मतलब जब ये कैश को एक्सचेंज करते हैं तो ये लॉन्डर्स कोशिश करते हैं कि पैसे की क्वांटिटी जितनी कम हो सके उतनी कर दें। अगर 1 लाख रुपए का एग्जांपल ले तो 100 रुपए के नोट की
10 गड्डियों को ट्रांसफॉर्म करके 2000 के मात्र 50 नोट में बदल देना, जिससे काफी बल्क रिड्यूस हो जाता था और ये कैरी करने में भी काफी आसान हो जाते हैं। थर्ड है ब्लैक मनी की फाइनेंशियल ट्रेल को ऑब्सक्योर करना, मतलब छुपाना, जो कि पहले 2 फंडामेंटल्स में काफी अच्छे से हो जाता है, जिससे ब्लैक मनी की ओरिजिन कंसील हो जाती है। और फोर्थ है इस पूरे प्रोसेस और उससे जुड़े लोगों पर एब्सोल्यूट कंट्रोल, ताकि स्कीमिंग से बचा जा सके। अब ये काम तो कोई माफिया ही कर सकता है, जिसका डर हर किसी में हो। अब बात आती है इन तीनों स्टेप्स की। तो पहले स्टेप की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग में कैश को ठिकाने लगाने के लिए पहले ये लोग किसी लेजिटिमेट बिजनेस का सहारा लेते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, बार, रिटेल स्टोर या फिर कोई अलग बिजनेस खरीदा जाता है जिसमें काफी ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन होता हो। इसमें अगर अमेरिका के रेस्टोरेंट बिजनेस की बात करें तो क्योंकि रेस्टोरेंट्स में काफी कैश आता जाता है, इसी वजह से ये लोग उसमें थोड़ा ब्लैक मनी ऐड करके बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे किसी को कोई शक की गुंजाइश तक नहीं रहती। इसमें होता क्या है कि ये लोग बड़ी चालाकी से अपने बिजनेस बुक्स में डेली थोड़ा थोड़ा कैश कस्टमर ट्रांजैक्शंस में ऐड करते रहते हैं, और ये कैश इतना कम होता है कि एक 100-150 कस्टमर वाले रेस्टोरेंट में इसको पकड़ना काफी मुश्किल काम होता है। और अगर ऐसे 10 रेस्टोरेंट डेली $500 ब्लैक मनी भी ऐड करते हैं तो ये साल का करीब $18 लाख होता है, जो कि काफी अच्छा खासा अमाउंट है। लेकिन इसमें कई लोग एजेंसीज के थ्रू पकड़े भी गए हैं, जिन्होंने डेली ऐड होने वाली अमाउंट को इंक्रीज कर दिया। इसीलिए माफियाओं की लैंग्वेज में मनी लॉन्ड्रिंग में ग्रीडी होना मना है। अब दूसरे स्टेप में फाइनेंशियल सिस्टम में डर्टी मनी के आने के बाद ये लोग लॉन्ड्रिंग का असली काम शुरू कर देते हैं, मतलब गंदगी साफ करना। अब ये लॉन्डर्स दुनिया भर के उन एरियाज में डमी सेल कंपनीज का एक ग्रुप एस्टेब्लिश करते हैं जहाँ की इकोनॉमी स्टेबल होती है और जो कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग को हेवीली अप्लाई नहीं करते हैं। फिर ये लॉन्डर्स सारा ब्लैक मनी इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे लगता है कि कंपनी के लिए बाहर से FDI आ रहा है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बाद में इन कंपनीज को लॉस में दिखाकर बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि FDI से आए पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जिससे मनी लॉन्डर्स को पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। अब इस सब के बाद ये लॉन्डर्स दुनिया भर में कई अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करते हैं, और इस प्रोसेस को ये लोग बार बार तब तक रिपीट करते हैं जब तक ये पैसा कहीं सेफ जगह ना पहुंच जाए, मतलब किसी ऐसी जगह जहां के बैंक्स अपने क्लाइंट्स के अकाउंट की ज्यादा सीक्रेसी रखते हैं। और ऐसे प्लेसेस को कहा जाता है टैक्स हेवन कंट्री। मोस्टली टैक्स हेवन कंट्री वो देश बनते हैं जिनमें मीन्स ऑफ अर्निंग, मतलब पैसे कमाने का जरिया, कम होते हैं, और ऐसे प्लेसेस की लिस्ट में मॉरिशियस, कायमन आइलैंड और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज आती हैं। और इन कंट्रीज के बैंक में जाकर ये पैसा फिर से रेडी हो जाता है इन सेल कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये प्रोसेस हमेशा ऐसे ही रिपीट होता रहता है। और अगर एक बार ये लॉन्डर्स पीछे बिना कोई सबूत छोड़े अपना रास्ता साफ करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो तब आता है स्टेप नंबर 3, जिसका इनको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये पैसा फिर से सर्कुलेशन में आ जाता है, जिसमें सारा क्लीन मनी इनके अकाउंट्स तक पहुंच जाता है, जो कि टैक्सेबल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि इस पैसे को ये कहीं भी और किसी भी चीज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इनके काम करने का तरीका एकदम सही होता है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इन्हें ट्रैक नहीं कर पाती हैं। और ऐसे कितने केसेस हैं जो इन एजेंसीज को कोई भी लिंक नहीं मिलने की वजह से क्लोज करने पड़े हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ट्रेन हो चुके हैं, तो ये गलत फहमी दूर करने के लिए भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस भी बने हैं जो आपको जान लेने चाहिए। मार्केट की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इंडियन अथॉरिटीज ने कई लॉ और रेगुलेशंस भी बनाए हैं, और इन सभी एक्ट्स में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड प्रोविजंस भी शामिल हैं। इन टैक्स हेवन कंट्रीज की तरह ही ब्रिटेन की कैपिटल लंदन भी फ्रॉड करने वालों के लिए हेवन जैसा ही है, तभी ये सारे बिजनेसमैन स्कैम करके लंदन भाग जाते हैं। यूके में 2 मिलियन पाउंड की चैरिटी करने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट इन स्कैमर्स को गोल्डन वीजा की फैसिलिटी देती है, और ह्यूमन राइट एक्ट के अकॉर्डिंग इनके साथ मेहमानों जैसा बर्ताव भी होता है, जिससे इन पर बाहर की कोई भी कंट्री जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है। इंटेंशनली ये कंट्रीज ऐसे कानून बनाती हैं जिससे इनकी इकोनॉमी को फायदा होता है। अब इन सब से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया। इस एक्ट को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से ऑब्टेन प्रॉपर्टी को सीज करने के प्रोविजन के लिए इनेक्ट किया गया। इस एक्ट के अंडर दोषी पाए जाने वाले इंडिविजुअल को इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल की सजा होती है। इसके अलावा ये एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पार्टीज की प्रॉपर्टी को सीज करने का अधिकार भी देता है। फेमा और फेरा के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए हवाला बाजार पर डिटेल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। फेमा केवल प्रिवेंशन के लिए रूल्स और रेगुलेशंस पर डिपेंडेंट होने के बजाय सर्विलांस और प्रिवेंटिव मेजर्स में इंप्रूवमेंट पर फोकस्ड है। 1962 में इनेक्ट हुए इंडियन कस्टम्स एक्ट में भी स्मगलिंग, इम्प्रॉपर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स और रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स जैसे कस्टम एक्ट्स आते हैं, जिनके अंडर ये एक्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंसेस सहित स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में वाइटल रोल निभाता है। अब क्योंकि बैंकिंग चैनल मनी
लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के लिए काफी हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इसलिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंकिंग सिस्टम में मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज से कम्पीट करने के पर्पज से एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड डेवलप करने में लीड रोल निभाया है। इनमें से ज्यादातर एजेंसीज को ऐसी किसी भी एक्टिविटी का पता लगाने और रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML पॉलिसीज बनाने के लिए कहा जाता है। 1961 में इनेक्ट हुआ द इनकम टैक्स एक्ट भी टैक्स इवेजन को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से टैकल करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लेकिन इन टैक्स हेवन कंट्रीज के मनी ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाई गई थी, जिसकी हेल्प से इन कंट्रीज पर शार्प नजर रखी जाती है, और उसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। FATF की स्थापना ईयर 1989 में एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के फॉर्म में G7 के इनिशिएटिव पर हुई थी, जो कि पेरिस के ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर में है। इसका मेन पर्पस मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे खतरों से टैकल करना है। किसी भी कंट्री का FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि वो कंट्री टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल करने में फेल साबित हुई है। और मार्च 2022 तक कुल 23 कंट्रीज FATF की ग्रे लिस्ट में है, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। और ब्लैक लिस्ट की बात करें तो इसमें शामिल होने का मतलब है कि उस कंट्री को इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प मिलनी बंद हो जाती है। और 2 मार्च 2021 तक सिर्फ 2 ही कंट्रीज FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं, जिनके नाम है नॉर्थ कोरिया और ईरान। प्रेजेंट में FATF में इंडिया के साथ 37 कंट्रीज और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। भारत साल 2010 से FATF का मेंबर रहा है और अभी तक कई इंपॉर्टेंट रोल इस ऑर्गेनाइजेशन में निभा चुका है। और आगे भी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी तैयार करेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।